कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में हमने सब सीखा था प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, और आगे भी जितनी चीज़ें थी सब हमने सीखा था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो किसी तार का प्रतिबल एवं विकृति वक्र देखना है। प्रतिबल आपको पता है, जब भी हम स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी पदार्थ में तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अर्थात हम किसी भी वस्तु पर जब भी प्रतिबल लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें विकृति आती है। विकृति मतलब प्रसार होता है, या तो दबता है, संपीड़न होता है, या तन्य होता है। मैंने बताया था ना, विकृति दो प्रकार की हो सकती है। जब है उसमें क्या होता था, अनुदैर्घ्य भी हो सकती थी, आयतनात्मक भी हो सकती थी, और अपरूपण भी हो सकती थी। तो ये विकृति आपने पढ़ लिया था। और विकृति होती क्या है, हमने कहा था, जब मान लीजिए अनुदैर्घ्य में भी दो प्रकार का आपने पढ़ लिया था अनुदैर्घ्य विकृति। एक जब संपीड़न होता है और एक तन्य होता है, क्योंकि हमने नाम दे दिया था, जब फैलेगी बाहर की ओर तो तन्य कहेंगे, तन्य हो रहा है, और जब अंदर की ओर जाएगी तब लंबाई में कमी आती तो हम क्या कहते थे, संपीडक। तो कौन सी विकृति थी, संपीडक विकृति। और इसके बाद प्रतिबल आपको पता ही क्या होता है। प्रतिबल क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में वो कितना फोर्स लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कहा ए एरिया पे अगर एफ फोर्स लगा है तो एक यूनिट एरिया पे एफ अपान ए लगेगा, और पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रेस। यहाँ पे किसके यूज में यूज करते हैं, एफ अपान। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही क्लियर है। उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी वायर होता, एक वायर है हमारे पास, क्या है, एक वायर है, और उस वायर पे हमने वर्नियर, मतलब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, वो अंकित मान नोट करके हमने बनाए। जैसे हमने कहा था, एक मान लीजिए वायर है, यहाँ पे वर्नियर स्केल होती, कौन सी स्केल होती, वर्नियर स्केल। हमने बताया था कि जो क्या करती, 1/10 mm तक की जो है मेजर कर लेती है ना। तो अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए स्केल लगी होती और ये मेजर करता रहता है ऐसे ना, तो इस पे वेट रखते जाते, और तो तार का क्या होता, प्रसार होता, नीचे इसकी वृद्धि होती। तो हम कहते हैं कि कितना फोर्स लगा, कितना वेट रखते हैं। हमने कहा 1 kg का रखा तो हम कहेंगे स्ट्रेस कितना, 1 स्ट्रेस है। 2 kg रखा तो हमने कहा कितने का स्ट्रेस, 2 का। तो इसके हिसाब से कुछ स्ट्रेन भी आता है, विकृति भी होती है। जितना प्रतिबल लगाते हैं विकृति भी वैसे होती है। इसका जब ग्राफ खींचते हैं, हमने बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जब हमने ग्राफ खींचा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो हमने कहा पहले जब जीरो था तो दोनों जीरो थे, फिर बढ़ाते गए, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और जब इसका हमने ग्राफ खींचा तो आपको पता है कुछ समय तक जितना स्ट्रेस लगाते हैं, तो हुक का नियम क्या कहता है कि स्ट्रेस के मतलब जो है प्रतिबल के समानुपाती क्या होती है, उसकी विकृति होती, उस अनुपात में समानुपाती होता है। जैसे हमने अगर मान लीजिए 10 यूनिट पहले जीरो स्ट्रेस, जब जीरो लगाया तो स्ट्रेन भी जीरो। हमने कहा स्ट्रेस हमने लगाया 10 का तो विकृति आई मान लीजिए 2 की। अब स्ट्रेस हमने 20 का किया तो विकृति कितने की हो गई, 4 की हो गई। हमने इधर डबल किया तो उधर भी डबल हो गया। हमने स्ट्रेस को 30 कर दिया तो विकृति 6 की हो गई। फिर स्ट्रेस को हमने 40 किया तो विकृति 8 की हो गई। तो ये जो अनुपात में हम हर बार क्या देखते हैं, पहले 10/2 था, फिर 20/4 हुआ, फिर 30/6 हुआ। तो अनुपात तो हमेशा फिक्स आता जा रहा था। कितना आ रहा था, 5 5 5। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वो जब फिक्स होता है तो कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा है। स्ट्रेस जब ज्यादा होगा तो ऊपर वाला मान ज्यादा आएगा, तो ये इधर की ओर, अर्थात इसका स्लोप ज्यादा होता जाएगा। और स्ट्रेस कम होगा तो स्लोप ऐसे हो जाएगा। तो ढाल तो ये दिखाता है कि किसका स्ट्रेस ज्यादा है और कम। लेकिन हम देखते हैं कि O से A तक की ये एकदम सरल रेखा दिखाता है, एक सरल रेखा। और ये जो सरल रेखा है ये क्या दिखाती है कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ये क्या है, फिक्स है। और जब आपको पता है दोनों का अनुपात नियम आए तो किसके नियम का पालन करती है, हुक के नियम का। तो हम कहेंगे यहाँ तक कि हुक के नियम का पालन करती, किसके नियम का, हुक के नियम का। अच्छा, हुक के नियम का जब पालन करती तो कहाँ तक की होता है, वो हम कहते थे इलास्टिसिटी। वो क्या कहलाती थी, प्रत्यास्थ कहलाती थी। ठीक है, तो O से A तक की वो हुक के नियम का पालन करेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे विकृति भी कम,
स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगाते हैं, विकृति कम होती है। हमने यही तो देखा, तार पे वेट बहुत ज्यादा करते हैं और खिंचाव बहुत कम आता है, वेट बढ़ाते जाते हैं, खिंचाव कम होता है, तो यहाँ पे विकृति कम होता है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा ढलान का, या हम कहेंगे हुक के नियम का पालन करता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। कहां से कहां तक? O से A तक की प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होगा। फिर अब हम इसमें ये भी है कि जैसे हम यहाँ से वेट हटाएंगे, ये पुनः यहाँ से तुरंत यहाँ आ जाएगा। हमने और ये हम किसको दिखा रहे हैं? तार का। मान लीजिए एक तार था, पहले उसकी लंबाई कहाँ पे? O पे थी। जैसे ही हम स्ट्रेस को लगाते हैं तो ऊपर, हाँ मैं इसमें कुछ चीजें समझा दूं कि ये ऊपर हमने ग्राफ जो बनाया हुआ है, ये इसी का डाटा लेकर बनाया। ऊपर की ओर हमने स्ट्रेस को दिखाया है, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल है, और नीचे क्या है? विकृति है। तो y ग्राफ पे प्रतिबल है और x ग्राफ पे स्ट्रेन या विकृति है। तो हम स्ट्रेस जितना बढ़ाते हैं उसके डाटा को हम लोग ऊपर लिखते जाते हैं, और स्ट्रेन किधर है? इधर की ओर। लंबाई जो बढ़ेगी वो इधर की ओर। ये तार था, इस तार पे हम जब वेट लटकाते हैं तो लंबाई कुछ बढ़ेगी। हमने कहा इतना स्ट्रेस दिया, बहुत स्ट्रेस दिया, तो लंबाई कितनी बढ़ी? ये देखो, इतनी लंबाई तार की बढ़ी। तार यहाँ से केवल कहाँ तक ही पहुंचा होगा? ये इतना। स्ट्रेस हमने बहुत ज्यादा दे दिए, विकृति बहुत कम आई। स्ट्रेस हमने यहाँ तक की कर दिया, विकृति बढ़ के केवल इतनी हो गई, लंबाई केवल इतनी बढ़ी। स्ट्रेस यहाँ तक की हमने इतने से इतना बढ़ा दिया, और अगर यहाँ की लंबाई देखते नीचे तो हम कहते हैं कि ये वाला तार की लंबाई तो इतनी बढ़ी और हमने प्रतिबल इतना लगाया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगाते हैं और स्ट्रेन बहुत कम होता है, और यहाँ तक कि हुक के नियम का पालन करता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अब मैंने ए तक की कहा, ए से बी तक की ये अलग कंडीशन, इसके बारे में आप देखिएगा। ए तक की, ओ से ए तक की एक स्लोप मिलता है। अब ए से हम बी तक की देखते हैं कि जब ये इलास्टिक लिमिट के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये हुक के नियम का पालन नहीं करता। कैसे? अभी अगर हम वेट हटाएं तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और हुक के नियम का पालन भी करता रहेगा, मतलब समानुपाती होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात समानुपात में होगा, मतलब दोनों का अनुपात कैसा होगा? समानुपात होगा, या हुक के नियम का पालन करेगा, उसके समानुपाती होगा। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं? ए से बी तक ही थोड़ा और वेट बढ़ाते। जैसे ही वेट बढ़ाया, हमने हल्का वेट बढ़ाया, मतलब थोड़ा और स्ट्रेस दिया, जैसे ही थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया, तुरंत जो स्ट्रेन है वो ज्यादा हो गया। देखो यहाँ कम कम, क्योंकि स्लोप जितना ऊपर था, स्लोप थोड़ा नीचे हुआ, इसका लो स्ट्रेन बढ़ा। स्लोप नीचे होने का मतलब ये होता है स्ट्रेन बढ़ेगा। देखो ऊपर होने मतलब स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही स्लोप नीचे हुआ, हमने देखा कि यहाँ से कितना, हमने कहा यहाँ से केवल इतना ये किया, लेकिन ये लेंथ इतने में ही इतनी बढ़ गई, दोनों लगभग बराबर बढ़ने लगी। इतने में केवल इतना बढ़ गया, इतना ऊपर करने, और यहाँ से यहाँ तक की ऊपर किए थे तो केवल इतना आया था। तो हमने क्या देखा? ए से बी तक की थोड़ा वेट बढ़ाने पे भी स्ट्रेन ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी हम अगर इस वेट को यहाँ बी से हटा लें तो ये पुनः ओ पे आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इलास्टिक लिमिट यहाँ भी है। तो हम कह सकते थे कि यहाँ से कितना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा क्षेत्र प्रत्यास्थ क्षेत्र है, अर्थात इतनी ज्यादा इस लेंथ तक की हम अगर बढ़ाएं, किस लेंथ तक की? इस लेंथ तक की अगर हम देखें कि अगर इतने तक की हम तार की लंबाई को वेट रख रख के बढ़ाते चले जाते हैं और वेट को हटाएंगे तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, अर्थात उसकी इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा बनी रहेगी। मॉलिक्यूल जितनी डिस्टेंस बढ़ाते हैं आर नॉट ऐसे खींच के हो गए, और जैसे ही हटाया वो पुनः उसको खींच के बैलेंस कर लेता है। लेकिन अब इसके बाद अब अगर हम और वेट बढ़ा देंगे तो तार के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहेंगे अब हमारे बस का नहीं है, हमारे अंदर जितनी क्षमता थी हमने वो कर दिया, अब इसके आगे वो अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। और अब आप जैसे ही थोड़ा वेट बढ़ाते हैं बी से तुरंत सी, हमने बहुत कम स्ट्रेस दिया, हम यहाँ से बी से सी तक की अगर तुलना करें तो कितना है? देखो इतना इतना हमने क्या देखा? इतना स्ट्रेस दिया और स्ट्रेन कितना हो गया? इतना, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा वेट दिया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा। तो हम क्या देखते हैं? अब बहुत आसान, थोड़ा भी दो बहुत आगे फैलता है। तो कंडीशन किसकी हो गई? सी की। तो ए से बी तक की प्रतिबल और विकृति समानुपात नहीं होता है,
लेकिन वेट को हटाने पर ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसलिए हम बी को यहाँ पे क्या कह देते हैं, प्राभव बिंदु कह देते हैं या यील्ड पॉइंट कह देते हैं। कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट, की अब ये मैक्सिमम है। अब इसके ऊपर इलास्टिक सीमा या प्रत्यास्थता की जो सीमा है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो बी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राभव प्रतिबल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बी से ऊपर फिर वेट बढ़ाते हैं, तब क्या होगा, बी से अगर थोड़ा और अगर हम विकृति मतलब स्ट्रेस लगाते हैं तब क्या होगा कि थोड़ा भी लगाएं तो बी से सी तक की बहुत तेजी से होता है, बी से सी तक की बहुत तेजी से होता है। हाँ, और जैसे हमने थोड़ा वेट बढ़ाया ये इतना हो गया, अभी भी अब जैसे यहां तक की आके रुका, अब हम सोचे चलो हटा लें वेट, तो वेट हटाएंगे तो ये पुनः लौटना चालू करेगा अपनी प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब लौटेगा तो लौटते 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 अपने मूल बिंदु ओ पे नहीं आएगा, ये लौट के यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आके रुकने का मतलब तार अपनी प्रारंभिक पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की नहीं आया, वो कहाँ पे पहुंच गया, वो थोड़ा सा जैसे अब सारे वेट हटा के वेट को जीरो किया, हमने वेट को जीरो किया, तार अपनी इस लेंथ पे हो गया, मतलब इतना तार बढ़ गया, पहले जितना तार था उसमें इतने तार की, ये हमेशा के लिए परमानेंट इसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यही कारण होता है कभी कभी हम जैसे बहुत ज्यादा लिमिट दे देते फैल जाता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी वाड़ी आप चलाते रहते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल पे 2 या 3 लोगों के बैठने की क्षमता है साकर में, और या कोई नट बोल्ट वगैरह होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पे हम कभी ब्रेकर पे चलाए और उस पे जैसे ही हमको जो हिचकोले लगे, एक आदमी उछला और वो उस पे आके फिर से गिरा, तो पहले तो उसमें 200 केजी वेट सहने की क्षमता थी, और जब ऊपर से नीचे आया तो 400 केजी हो गया, वो सह नहीं पाया। तो वो क्या होता है, वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है और थोड़ी सी लेंथ उस बोल्ट या नट की क्या हो जाती, बढ़ गई, और बढ़ने के बाद जैसे ही वेट फिर हल्का हुआ लौटना चाहता है, तो लौटते हुए भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, थोड़ा बढ़ गया, खर 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 होने लगा। ऐसे मिक्सी वगैरह या कोई अन्य मोटर होते हैं जिनमें नट वगैरह कसे होते हैं, जो घुमाते हैं मोटर, कभी कोई पंखा चलाते रहते फिर खर 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 होने लगता है। क्यों, क्योंकि एक लिमिट के बाद क्या होता है, वो लंबाई उसकी बढ़ चुकी होती। तो मोटर वगैरह में ये कारण होते हैं, ठीक है, कि अगर हम थोड़ी सी मतलब कुछ खराब यूज करते हैं जिसकी इलास्टिक लिमिट कम होती है तो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये मशीनों में ऐसा अक्सर होता है, बहुत सारी मशीनों में। या जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऊपर से पंखे वगैरह कुछ वेट लटकाना है तो ज्यादा हल्के उसमें लटका दिए जिसमें इलास्टिक सीमा कम है, तो भी उसकी लेंथ क्या होती है, परमानेंट के लिए बढ़ जाती। तो ये आप याद रखेंगे कि ओ से बढ़कर ओ डैश तक की आ जाता है। ये कब के लिए है, सी तक की। अगर हम हटाएंगे तभी अपनी मूल बिंदु पर नहीं आता। अब हम सी से अगर डी तक की अगर हम बढ़ाते हैं, सी से डी तक की, तो यहाँ भी क्या होता है, सी से डी तक की बढ़ाने में भी क्या होता है, डी तक की पहुंचेगा, कहाँ तक की पहुंचेगा, डी तक की, बहुत तेजी से बढ़ेगा, थोड़ा लगाओगे और बहुत तेजी से। लेकिन इस डी तक की जाने में, सी से डी तक की जाने में विकृति बहुत तेजी से होता है, स्ट्रेस तुमको बहुत कम लगाना पड़ता है। और इस जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को हम लोग कहते हैं भंजक, क्या कहते हैं, भंजक प्रतिबल कहते हैं। कौन सा कहते हैं इसको, डी को हम लोग भंजक प्रतिबल कहते हैं, भंजक प्रतिबल, भंजक प्रतिबल, ठीक है। क्या होता है, भंजक प्रतिबल होता है, ठीक है। ये अपना चरम मतलब जो है तनन होता है, मतलब सामर्थ्य, कि अब इसके बाद ये फैलेगा नहीं, और फैलेगा भी तो थोड़ा और फैलेगा, डी से ई तक की फैलता है। लेकिन याद रखिएगा, डी से ई तक की फैलने में कोई दिक्कत क्या होता है कि हम अब यहाँ अगर थोड़ा भी वेट को हटा लें, वेट को क्या कर लें, हटा लें, तब भी ये जो है यहाँ रुकता नहीं, फैलता चला जाता है। उसके बाद हम अगर मान लीजिए ई पे आके वेट को और ना हटाएं तो ये ई मैक्सिमम सीमा पे आके टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना तार पतला हो जाएगा कि अब उसके अंदर जो एटॉमिक फोर्स काम करता है वो काम नहीं करेगा, उनके अंदर क्षमता जितना पतला होता जाएगा, मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा दूरी पे हो गए कि अब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स में इतनी क्षमता नहीं होता, और ई पे आके वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो डी पर पहुंचते ही विकृति अपने आप बढ़ने लगेगी, डी पे आके हमने कहा ना उसका स्ट्रेस अपने आप बढ़ने लगेगा। और अगर हम वेट को नहीं हटाते हैं, मान लीजिए 10 kg पे ऐसा चालू हुआ, तो अगर हम 9 kg भी कर दें तब भी वो फैलता रहेगा। मैंने एक उदाहरण बताया, अब आप 8-7 करिए तो हो सकता है रुक जाए, लेकिन अगर ई पे पहुंच गया तो अपने आप टूट जाएगा। तो डी एक मैक्सिमम पॉइंट है, हम वहीं तक की रोक सकते हैं। अगर डी से ऊपर बढ़ा दिया तो तार रुकने वाला नहीं है, ठीक है।
तो डी क्या है, उसका चरम सामर्थ्य है। और ई को हम लोग विभंजन बिंदु कहते हैं। ई को हम कौन सा कहते हैं, विभंजन, कि यहाँ पे आके तार क्या होता है, टूट जाता है। ये क्या होता है, विभंजन बिंदु कहते हैं। ई को हम लोग क्या कहते हैं, विभंजन बिंदु कहते हैं। तो इस प्रतिबल और विकृति से आपके बहुत सारे वो निकले निष्कर्ष। तो जो भंजक प्रतिबल होता है, तो भंजक प्रतिबल क्या है, हमने बताया कि ये तार का वह मैक्सिमम स्ट्रेस है, प्रतिबल है, जो तार बिना टूटे, क्योंकि यहाँ पे तार नहीं टूटेगा, इसके आगे ई पे आके टूटेगा, जहां तक कि तार अपने मैक्सिमम स्ट्रेस या प्रतिबल को सहन कर सकता है, वो तार का क्या कहलाता है, भंजक प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, तार का भंजक प्रतिबल। यही कारण है कि हम किसी भी कोई भी वस्तु बनाते हैं तो हम इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो कितने लोड को ले सकता है। लिफ्ट में भी जब वायर लगाते हैं या रस्सी टांगते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी क्षमता को सह सकता है। और सुरक्षा मानकों से ये मानते हैं कि 1:10 का रेशियो लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1:10 का रेशियो ये कि अगर कोई चीज हमने 10 kg की वस्तु को लटकाया तो उसके 10 kg की वस्तु को रखना है सेफ्टी की नजर से, सुरक्षा की नजर से, तो उसके अंदर सहने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 10 गुना ज्यादा। कितना, 100। अब अगर लिफ्ट में मान लीजिए आपको 1000 कुंटल, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 10 लोग आते हैं 100 किलो, मान लो 1000 kg का लोड को हमको सुरक्षा का मानक बनाना है, तो हम 10 गुना करेंगे। 10 गुना मतलब तुरंत 10,000। हम कहेंगे कि जो लिफ्ट के तार हैं उनके अंदर की जो क्षमता है, वजन क्षमता, वो कितनी होनी चाहिए भंजक प्रतिबल, वो होना चाहिए 10,000 के बराबर, कि वो 10,000 का लोड सह सके। अन्य अलग अलग देशों के अलग अलग मानक हैं, क्योंकि इस कीमत भी तो बढ़ जाती, सेफ्टी के लिए करोगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि अगर वो हम 1000 kg सहने के लिए हमको केवल हम 2500 kg लगा लेते कि हाँ 2500 kg तक की लोड सह ले, क्योंकि हमको तो 1000 मैक्सिमम चाहिए, तब भी काम करता रहता। लेकिन सुरक्षा के लिए 10,000 मतलब 10 गुना ज्यादा करते हैं, लेकिन कीमत भी कई गुना बढ़ जाती। मान लीजिए उस रस्सी की कीमत ऐसे 10,000 होती अगर 2500 kg तक की सहने क्षमता करते, लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं 10,000 तक की सहने क्षमता करो तो उसकी कीमत बढ़ गई, सीधे 50,000 पहुंच गई, 60,000 पहुंच गई। तो वो पैसे बचाने के चक्कर में इंजीनियर लोग क्या करते हैं, खराब माल लगा देते पुलों में, या बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता रहता है। क्योंकि बहुत सारे देशों में, क्योंकि नेता क्लर्क बाबू हर जगह घुस जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इतना लोड तो जाएगा नहीं, और हमको पता है हम रास्ते में भी ट्रक वगैरह चलते हैं, जैसे उनमें भी ये इतनी क्षमता सह सकता है, उसके बाद भी कि ये 10 kg जो इस रोड पे गुजरेगी, 20 kg भी गुजरते हैं, 25 गुजरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रोड खराब हो जाती। नहीं खराब होनी चाहिए, क्योंकि 10 अगर सैनिक क्षमता है तो जो बनाने की क्षमता कितनी होगी, 100 होगी, और 25-30 मान लीजिए ज्यादा गुजरते तब भी खराब हो गई। रेशियो के हिसाब से तो 100 तक ही होना चाहिए था, लेकिन जो बीच का भ्रष्टाचार है वो ऐसा होता है। चाइना का मानक शायद 5 या 4 ही है, चाइना वाले बहुत कम कहते, क्या करोगे ज्यादा, मान लो थोड़ा भी वो सेफ्टी के कितना ज्यादा ध्यान नहीं रखते। भारत का भी सेफ्टी ठीक है, जापान यूएस वगैरह इनके सेफ्टी मानक बहुत ज्यादा रखे जाते हैं। तो इस बात को हम छोड़ते हुए आते हैं। फिर ये भंजक प्रतिबल हमने बता दिया, भंजक प्रतिबल तार के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, भंजक प्रतिबल किस पे डिपेंड करता है, वायर पे, इसका एरिया कितना है, क्योंकि हमको पता है ना अगर तार बहुत ज्यादा मोटा ले रहे हैं तो उस पर ज्यादा वेट सह लेगा। तो भंजक प्रतिबल किस पे डिपेंड करता है, तार के एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, तार के एरिया पे डिपेंड करेगा और पदार्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तार के पदार्थ, भंजक प्रतिबल तार के पदार्थ पे डिपेंड करेगा और इसके आकार पर निर्भर नहीं करता। और भंजक बल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तार के पदार्थ तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि भंजक बल बराबर क्या होता है, भंजक प्रतिबल, भंजक बल बराबर भंजक प्रतिबल इनटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप ये लोग आराम से लिख लेंगे। अच्छा, ये कहाँ से लाए हैं, ये वही भंजक प्रतिबल पहले लिखोगे तो बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल F/A ही आता है, तो उसी से हमने बना लिया। तो ये भंजक बल और भंजक प्रतिबल याद रखेंगे, ठीक। तो भंजक बल किस पे डिपेंड करता है, भंजक प्रतिबल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रतिबल किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है पदार्थ पे डिपेंड करता है, और ये क्षेत्रफल। तो भंजक बल दोनों पे डिपेंड करता है, और भंजक प्रतिबल किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, किसी तार के पदार्थ पे। तो भंजक प्रतिबल केवल पदार्थ पे डिपेंड करेगा, और भंजक बल पदार्थ और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की कितना। अब मान लीजिए, ये मैंने क्यों बताया
कि मान लीजिए एक पतली रस्सी 10 kg से रहती है, तार का क्षेत्रफल हमने बढ़ाया, उसमें कई सारी लड़ी जोड़ी, अब लटकाते तो तार का क्षेत्रफल तो बढ़ गया, पदार्थ तो वही है। तो हम क्या देखते हैं, अब भंजक बल उस पर कितना वेट रखते जाते हैं वो और सह सकता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई कि भंजक बल किस पे डिपेंड करेगा, भंजक प्रतिबल और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक की ओके हो गया। अब तन्य पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा से बहुत दूर तक की विरूपित किया जा सकता है। देखो ये थोड़ा सा समझने के बाद, तन्य फर्टाइल कैसे, जैसे हमने कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा थी, तो अब इस सीमा के बाद हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये देखो तार बहुत तेजी से फैलना चालू करता है। यही तो होता है, जैसे हम सोना कहते हैं बहुत ज्यादा तन्य होता है, फर्टाइल होता है। कैसे, अब सोने की पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो इसका मतलब क्या, उसका प्रत्यास्थ क्षेत्र के बाहर बहुत दूर तक की उसको फैलाया जा सकता है। तो जैसे ही हमने चोट दी, ये यहाँ तक ही हुक के नियम का पालन करता है, इसके बाद केवल फैलना चालू करेगा। और मान लीजिए पहले ही टूट जाता तो कम फैला, टूट गया। जो जितना अच्छा धातु होगा कि मतलब तन्य धातु होगी वो उतने ज्यादा फैलेगी। ये क्षेत्र जितने ज्यादा लंबा होगा तो हम कहेंगे वो धातु क्या है, वह पदार्थ उतने ज्यादा तन्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी से डी तक की ये जो एरिया है, इस एरिया को, ये एरिया जितने ज्यादा लंबा होगा इसको हम, और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र, क्योंकि प्लास्टिक फैलती है ना, तो इस एरिया को इसीलिए हम क्या कह देते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र। तो इस एरिया को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि किसी भी मटेरियल का दिया गया वो ज्यादा है तो हम कहेंगे वो ज्यादा तन्य है। ये अगर एरिया कम है जितना तो हम कहेंगे वो उतने भंगुर है। भंगुर मतलब उतने जल्दी वो टूट जाती, तो भंगुर पदार्थ को हम लोग कहते हैं ब्रिटाइल मटेरियल्स, और जो तन्य होता है उसको डक्टाइल कहते हैं। तन्य को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे, तन्य के लिए क्या कहेंगे, तन्य पदार्थ को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। कौन सा कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स। और उसको भंगुर को क्या कहते हैं, ब्रिटाइल मटेरियल्स, भंगुर। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, भंगुर पदार्थ, तो भंगुर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटाइल मटेरियल्स। कौन सा, ब्रिटाइल मटेरियल्स। तो इसमें आपको एक चीज समझ में, तन्य क्या है, बी से डी तक की एरिया, बी से डी तक की एरिया, और ये प्लास्टिक जो क्षेत्र है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे इसमें उदाहरण आ जाते हैं, जैसे तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सब हो गए। भंगुर कौन से होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, या जैसे आपने चीनी मिट्टी देखा हो, कितना भी दबाते जाओ नहीं फैलेगा, तुरंत टूट जाएगा। तो इसका ये क्षेत्र बहुत कम होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस तो सहन कर लेगा, स्ट्रेस खूब सहन करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद वो फैलेगा नहीं। वो सोचो तुम फैला लो तो फैलता नहीं, तो फैलेगा कौन, वो खट से टूट जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो एकदम सीधे बनाते हैं, खूब सह लेंगे स्ट्रेस, लेकिन एक लिमिट के बाद तुरंत टूट जाएंगे। वो फैलना नहीं पसंद करते हैं, टूटना पसंद करते हैं। जैसे चीनी मिट्टी कभी फैलती नहीं, कितना भी लगा दो स्ट्रेस, एक समय आएगा वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम समझ में आएगा, भंगुर पदार्थ हो गया। और भंगुर पदार्थ जैसे हमने कह दिया, कांच भी होता है, कार्बन भी होता है, स्टील भी होता है। कांच, कार्बन, कांच, कार्बन, है ना, कांच को भी कितना भी दबाओ, तो ये आपको एकदम समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आज का ये बहुत मतलब भर का हो गया, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन होती किसी प्रकार की तो आप पूछिए। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग आपको बताते हैं क्या करानी है, और फिर वो हम देखेंगे खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा, या हम कह सकते हैं किसी भी तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होती, इसका डेरिवेशन कराएंगे, और फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ।